अब हम बात करने वाले हैं टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो टिश्यू इंजीनियरिंग होता है, उसमें बेसिकली 2 वर्ड होते हैं। पहला होता है टिश्यू, और टिश्यू का मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो होता है सेल बायोलॉजी, और दूसरा होता है बायो मटेरियल्स। तो ये जो रहता है सेल और बायो मटेरियल से मिलके बना रहता है टिश्यू। और इंजीनियरिंग जो वर्ड होता है वो बेसिकली अपने आप में स्टैंड अलोन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, टिश्यू इंजीनियरिंग में बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं बायो मटेरियल्स और सेल बायोलॉजी के, उसको हम लोग इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन करके बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। तो बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट बनाना विद द हेल्प ऑफ सेल बायोलॉजी प्लस बायो मटेरियल इंजीनियरिंग करके, तो ये जो रहता है कहलाता है टिश्यू इंजीनियरिंग। इसका जो मेन पर्पस है, इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं टिश्यू फंक्शन को। अब अगर हम बात करें कोर प्रिंसिपल के बारे में टिश्यू इंजीनियरिंग का, तो टिश्यू में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है सेल। सेल जो रहता है वो बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल जो रहता है उसमें मोस्ट कॉमनली मेसेंकाइमल स्टेम सेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर जो दूसरा सेल होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और तीसरा जो रहता है वो डेवलपिंग स्टेज में वो होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में हम नॉर्मल सोमैटिक सेल्स को जो रहता है रिवर्स टिश्यू इंजीनियरिंग करके फिर उसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। दूसरा जो सेल्स होते हैं वो खुद की बॉडी से लिए हुए सेल्स होते हैं, जैसे यूरोथेलियम से लेते हैं या स्मूथ मसल से, तो उसको बोलते हैं ऑटोलॉगस सेल्स, और ये यूजुअली सोमैटिक सेल्स होते हैं। फिर सेल्स जो के बाद दूसरा चीज़ होता है वो होता है स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स जो रहता है उसको एक तरीके से हम सोचे कि घर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, हमें ईंट चाहिए होगी। फिर ईंटें के बाद जो है हमें फिर जो रहता है एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसमें ईंट लगाना होगा। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है वो स्कैफोल्ड होता है, और इस स्ट्रक्चर को ईंट से आपस में बाइंड करने के लिए जो सीमेंट होता है वो जो रहता है ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें स्कैफोल्ड्स क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इसी पे जो सेल्स रहते हैं आके चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद सेल्स पॉलीफरेट करते हैं और डिवाइड करते हैं, और फिर फाइनली डिफ्रेंशिएट करके टिश्यू बनाते हैं। और तीसरा जो अगर हम बात करें तो वो होता है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम स्कैफोल्ड की बात करें तो स्कैफोल्ड जो रहता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल स्कैफोल्ड हो सकता है और एक सिंथेटिक स्कैफोल्ड होता है। अगर हम बात करें नेचुरल स्कैफोल्ड में, तो इसमें हम लोग बेसिकली कोलेजन यूज़ करते हैं, फिर डीसेलुलराइज मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं। तो डीसेलुलराइज मैट्रिक्स या किसी तरीके का कोलेजन यूज़ करना, ये नेचुरल स्कैफोल्ड होता है। फिर जो अगला होता है वो होता है सिंथेटिक स्कैफोल्ड। सिंथेटिक स्कैफोल्ड ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रहता है 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है पीजीए, तो और दूसरा होता है पीएलए, और तीसरा जो रहता है ये दोनों का मिक्स रहता है। तो पीजीए जो रहता है वो होता है, पीजीए की बात करें तो पीजीए रहता है पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। तो पॉली ग्लाइकोलिक एसिड को बोलते हैं पीजीए, जबकि पीएलए जो रहता है, पीएलए की बात करें तो ये होता है पॉली लैक्टिक एसिड। अब इन दोनों को हम पीजीए और पीएलए को एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें हम दोनों यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पीएलजीए, जिसको बोलते हैं पॉली को दोनों साथ में होते हैं तो लैक्टो ग्लाइकोलिक एसिड। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है हम अगर अगला बात करें तो वो होता है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर जो रहता है वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये एंजियोजेनेसिस प्रमोट करते हैं, और डिफरेंशिएशन भी इन्हीं की मदद से होता है। कुछ ग्रोथ फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है उसमें आता है वीजीएफ ग्रोथ फैक्टर्स, फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। वीजीएफ से जो रहेगा क्या बनेगा, वेसल्स बनती हैं। फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, फिर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, और बीएमपी। बीएमपी जो रहता है ब्रोन मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीएज या प्रोटीन होते हैं
तो ये जो रहता है ये ग्रोथ फैक्टर्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर। हमारे पास 3 चीज़ें रहती हैं, 3 चीज़ें जो मिला के जो रहता है हम टिश्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है सेल्स, फिर दूसरा है स्कैफोल्ड्स और तीसरा है ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये 3 चीज़ों की मदद से हम टिश्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर अगला जो है अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है टिश्यू इंजीनियरिंग का, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो होता है, एक होता है सेल आइसोलेशन। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है सेल आइसोलेशन। तो उसमें हम सेल को आइसोलेट करते हैं बेसिकली पेशेंट के टिश्यू से या स्टेम सेल से। तो इसको बोलते हैं ऑटोलॉगस सोर्स। तो ऑटोलॉगस सोर्स जो रहता है पेशेंट के टिश्यू या वहाँ से निकाल के यूज़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं सेल आइसोलेशन। फिर उस सेल को आइसोलेट करने के बाद हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल एक्सपेंशन। और इसको एक्सपेंशन हम लोग इन विट्रो या लैब में करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रहता है एक्सपेंशन हम लोग बेसिकली कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं। तो इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने पेशेंट की बॉडी से सेल लिया और फिर सेल की खेती करते हैं। तो सेल की खेती करते हैं तो फिर वो सेल जो रहता है मल्टीप्लाई करता है। फिर हम जो है ढांचा तैयार करते हैं, दैट इज स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जो मटेरियल होता है उस पर जो रहता है ये सेल्स को ले जाकर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं सीडिंग। तो सेल्स को स्कैफोल्ड पे डालना इसको बोलते हैं सीडिंग। फिर उसके बाद हम लोग जो रहता है इसको मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आइदर इन विट्रो या बायो रिएक्टर्स में कर सकते हैं। तो इन विट्रो भी कर सकते हैं और बायो रिएक्टर्स में कर सकते हैं। फाइनली जब सेल्स को स्कैफोल्ड में ग्रोथ फैक्टर्स सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग इसको इम्प्लांट कर देते हैं पेशेंट में। तो ये रहता है जनरल प्रोसेस। अगर हम बात करें तो इसमें 2 टेक्निक आती है, एक आता है बॉटम अप और दूसरा रहता है टॉप डाउन। तो जो मैंने अभी ऊपर बताया वो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। इसमें जो रहता है हम लोग सेल लेते हैं और सेल इस जो रहता है उसको फिर स्कैफोल्ड में डालते हैं। सेल में हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी है वो मिल जाएगा, स्कैफोल्ड डालते हैं। फिर फाइनली सेल्स जो है ग्रोथ फैक्टर्स के साथ पॉलिफरेट करता है और फिर उसके बाद हम टिश्यू बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे जाना, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। फिर जो अगला जो नया मॉडर्न अप्रोच है वो रहता है बॉटम्स अप। तो बॉटम्स अप में क्या होता है कि हम जो रहता है छोटी छोटी मॉड्यूलर असेंबली बनाते हैं। हर एक असेंबली जो रहती है इंडिपेंडेंट रहती है और फिर उससे हम टिश्यू बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेल शीट्स लेते हैं, इसमें भी सेल यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट सेल शीट्स लेते हैं और उस पर जो है एग्रीगेट्स डाल के सेल शीट्स पे फिर उसके बाद सेल प्रिंट कर लेते हैं। सेल प्रिंट करके उसको फिर हम मॉड्यूलर असेंबली बनाते हैं। मॉड्यूलर असेंबली जैसे बेड होता है, बेड मॉड्यूलर बेड, वैसे ही मॉड्यूलर असेंबली बनाते हैं। और फिर जो रहता है ये सब छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन सबको आपस में मिला करके ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट रहती है, ये भी फंक्शनली, इन सबको आपस में मिलाकर फिर फाइनली जो रहता है टिश्यू बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉटम्स अप या मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये रहता है मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। फिर आगे देखते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से सबसे पहले हम किडनी से शुरू करते हैं। फिर किडनी में जो रहता है, किडनी में हम लोग बेसिकली ऑर्गेनॉइड बनाते हैं। किडनी की बात करें तो किडनी में ऑर्गेनॉइड पूरा ऑर्गन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। और इसमें बेसिकली हम लोग प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा एम है बेसिकली, जो अगर हम बात करें तो हम लोग पूरा का पूरा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, पूरा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है अभी रिसर्च पर्पस में है, अभी कोई भी क्लिनिकल यूज़ में नहीं आया है। अगर हम बात करें किडनी के बाद यूरेटर का, तो यूरेटर में भी जो रहता है रिसर्च पर्पस है, प्री क्लिनिकल मॉडल में है और इसमें जो रहता है हम लोग इंजीनियर्ड यूरेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, बिकॉज इसमें जो रहता है डायनेमिक पेरिस्टाल्सिस नहीं है और दूसरा यूरिन का एक्सपोजर अभी इस पर स्टडी चल रही है। तो डायनेमिक पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है तो यूरेटर के बाद जो है अब जो तीसरा है वो है ब्लैडर। अब ब्लैडर में कैसे यूज़ करते हैं, तो जब हम सिस्टेक्टमी कर लेते हैं, पोस्ट सिस्टेक्टमी
या कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लैडर का जो नेटिव टिश्यू है वो नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो रहता है हम ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो रहता है इसमें हम लोग जो रहता है यूरोथीलियम यूज़ करते हैं ब्लैडर का, और फिर ब्लैडर में ही स्मूथ मसल सेल्स होता है, उनको जो रहता है स्कैफोल्ड पे ग्रो कराते हैं। स्कैफोल्ड मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं पीजीए यूज़ कर सकते हैं, कोलेजन बेस्ड पीजीए, या एसआईएस जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा जो रहता है। तो इसको यूज़ करके हम लोग जो रहता है ब्लैडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लैडर जो रहता है टिश्यू इंजीनियर्ड ब्लैडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली जो टिश्यू इंजीनियर ब्लैडर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं माइलोमेनिंगोसील जो बच्चों में होता है बीमारी, उसमें यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसको यूज़ किया था अटल ने। तो अटल ने सबसे पहले ब्लैडर जो था टिश्यू इंजीनियर ब्लैडर यूज़ किया था बच्चों में इन केस ऑफ माइलोमेनिंगोसील। जो ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन है टिश्यू इंजीनियरिंग की, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसका कंप्लायंस अच्छा नहीं होता है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इसका वस्कुलराइजेशन, तो इसमें जो रहता है वस्कुलराइजेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है। और तीसरा जो रहता है ब्लैडर जो है अच्छे से काम नहीं करता है, मैकेनिकल फेलियर। फिर जो ब्लैडर के बाद अगर हम बात करें यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में हम लोग टिश्यू इंजीनियरिंग बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग डी सेलुलराइज्ड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो जो डी सेलुलराइज्ड मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग आइदर यूरोथीलियम की सेल्स या जो ओरल म्यूकोसा की सेल्स होती है वो डाल देते हैं, और उसके बाद 2 लेयर की स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं, बाई लेयर स्कैफोल्ड, और उसमें हम लोग क्या डालते हैं यूरोथीलियम सेल्स डाला है और मसल सेल्स डाला है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 2 टेक्निक है, पहला हमने क्या यूज़ किया डी सेलुलराइज मैट्रिक्स जिसमें यूरोथीलियम, और दूसरा बाई लेयर्ड स्कैफोल्ड। बाई लेयर्ड स्कैफोल्ड जो रहता है उसमें हम लोग बेसिकली यूरोथीलियम या मसल सेल्स यूज़ करते हैं, जबकि डी सेलुलराइज मैट्रिक्स में हम लोग सिर्फ यूरोथीलियम सेल्स यूज़ करते हैं। तो ये जो रहता है बेसिकली हम लोग यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं जब लॉन्ग सेगमेंट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे केस में यूज़ कर सकते हैं। ये भी जो है एक्सपेरिमेंटल है। फिर अब हम उसके बाद अगर हम बात करें किडनी के बाद, यूरेथ्रा के बाद अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट के और टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस और प्रोस्टेट में बात करें तो सबसे प्रोस्टेट का देख लेते हैं। प्रोस्टेट में क्या होता है, हम प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं, तो इसमें इसलिए हम लोग ऑर्गन बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनॉइड। तो ऑर्गेनॉइड जो रहता है उसको बनाना चाहते हैं, और ऑर्गेनॉइड बना के उस पर हम जो रहता है ड्रग टेस्ट कर सकते हैं, जो कैंसर ड्रग है वो टेस्ट कर सकते हैं प्रोस्टेट ऑर्गेनॉइड बना करके। इसी तरीके से अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस की टिश्यू जो रहता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बायो इंजीनियरिंग के थ्रू जो रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। तो ये रहा। फिर अब पेनिस पे आ जाते हैं। पेनिस के केस में हम लोग जो रहता है, अगर कोई पेशेंट सीवियर पेनाइल ट्रॉमा के साथ है, अगर सीवियर पेनाइल ट्रॉमा है या पेरोनीज डिजीज है, तो ऐसे केस में हम टिश्यू इंजीनियर्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा यूज़ कर सकते हैं। ये भी जो रहता है एक्सपेरिमेंटल है, और इसमें हमारा अटेम्प्ट है टू रेप्लिकेट वस्कुलर एंड इरेक्टाइल फंक्शन। तो ये चीज़ रहता है टिश्यू इंजीनियरिंग का पूरा यूरोलॉजी में। यूरेथ्रा यूरेटर सब हर जगह एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर हम बात करें करंट चैलेंजेस क्या आते हैं, तो सबसे मेन चीज़ आता है वस्कुलराइजेशन। हम टिश्यू तो बना ले गए हैं, तो बट जो ग्राफ्ट है वो उसका ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई लिमिट। तो ये जो चैलेंज है वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा प्रॉपर्टी, जो जैसे ब्लैडर में हमने स्कैफोल्ड बनाया, बट जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्लैडर का क्या होता है कंप्लायंस, वो सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं, इलास्टिसिटी नहीं आ पाता है, तो स्कैफोल्ड्स में ये सब प्रॉपर्टी लाना बहुत टफ है। फिर तीसरा जो रहता है जो नॉर्मली ब्लैडर या कोई भी टिश्यू होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो जो ये इम्यूनिटी है वो चीज़ जो रहता है, अगर हम कोई और टिश्यू लगाते हैं तो वो चीज़ जो रहता है कई बार क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है। तो होस्ट जो इम्यून सिस्टम है कई बार क्या रहता है इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस की वजह से बायोमेटेरियल्स को रिजेक्ट कर देता है। फिर जैसे हमें ब्लड वेसल्स जो रहता है लगाना डिफिकल्ट है, वैसे ही नर्व लगाना भी डिफिकल्ट है। तो फंक्शनल इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो रहता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है रेप्लिकेट करने का। फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यूरिन टॉक्सिसिटी। जो स्कैफोल्ड होता है वो कंटिन्यूसली ही यूरिन से एक्सपोज रहता है, जिसकी वजह से वो रीजनरेट नहीं कर पाता है, खराब हो जाता है। अगर हम बात करें टिश्यू इंजीनियरिंग में फ्यूचर की, तो सबसे पहला जो आता है वो होता है 3D बायो प्रिंटिंग।
तो 3D बायो प्रिंटिंग जो रहता है बेसिकली इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑर्गन क्रिएशन के लिए। इसमें जो रहता है हम प्रिसाइज तरीके से जो सेल्स होता है और स्कैफोल्ड्स को प्लेस करते हैं सो दैट ऑर्गन बन जाए। फिर जो हम ऊपर देख रहे थे प्रॉब्लम कि यूरिन एक्सपोजर से सेल का रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट बायो मटेरियल्स यूज़ करते हैं। स्मार्ट बायो मटेरियल्स वो होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस या जो पीएच है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस तरीके से हम बात करें तो आउटकम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जो रहता है सेल बेस्ड थेरेपीज जो आ गई हैं, उसमें हम लोग क्रिस्पर जीन एडिटिंग यूज़ कर सकते हैं और सेल बेस्ड थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग जो है चिप पे ऑर्गन बनाने की कोशिश करते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइड ऑन चिप, तो इससे क्या होगा, अगर हम ऑर्गन बना लेंगे तो उस पर हम लोग जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसपे हम ड्रग टेस्टिंग कर सकें, तो उस पर हम डिजीज स्टिमुलेट करके ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनाइड और दूसरा है स्टेम सेल्स। इससे जो है हम फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड यूरोलॉजिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ओवरऑल अगर हम बात करें टिश्यू इंजीनियरिंग का, तो टिश्यू इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वजह से पूरा यूरोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी शिफ्ट हुआ है। पहले जो ट्रेडिशनल ग्राफ्ट्स और ऑटोलॉगस टिश्यूज यूज़ होते थे, अब जो है बायो इंजीनियर्ड ग्राफ्ट या ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है टिश्यू इंजीनियरिंग में वो आती है वस्कुलर, मैकेनिकल और इंटीग्रेशन जो रहता है, तो इन सब पे अभी भी रिसर्च चल रहा है।